नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो चीज़ हम पहले देख चुके थे, फूड चेन एंड फूड वेब, और उससे पहले इकोसिस्टम के बारे में जनरल कुछ चीज़ें थी जो हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद अब इसी में नेक्स्ट आता है पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे कुछ बना के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन सा पिरामिड सीधा होगा या कौन सा पिरामिड उल्टा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। कौन से पिरामिड में कौन उत्पादक किधर है, उपभोक्ता किधर है, कौन टॉप पर होगा, कौन बॉटम पर होगा, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं और इजी होते हैं। अगर एक बार इसको समझ लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन 100% ठीक होता है और वो स्कोरिंग होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम कैसे होते हैं, क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि पिरामिड इकोसिस्टम के कोई फिजिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। ये कोई भौतिक संरचना नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाके कोई पिरामिड बना हुआ दिखेगा, ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी उत्पादक हैं, मतलब प्रोड्यूसर, फिर उनके ऊपर के जो ट्रॉफिक लेवल हैं T2, T3, T4, मतलब ये उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता जो भी हैं, उन सबको किसी खास पैरामीटर के अकॉर्डिंग एक ग्राफ में सजाया जाए। अब वो ग्राफ पिरामिड के शेप में है, या जैसे एक हम स्तंभ वाला ग्राफ देखते हैं जिसमें हम ऐसे छोटे छोटे स्तंभ बनाते हैं। तो एक ग्राफ बनाने के अलग अलग तरीके हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका होता है पिरामिड के रूप में ग्राफ बनाना। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं उनको किसी एक पैरामीटर के आधार पर, और वो एक पैरामीटर क्या हो सकता है, या तो उनकी संख्या हो सकती है, या उनका भार हो सकता है, और या उनकी ऊर्जा। यही तीन पिरामिड बनते हैं इन्हीं तीन आधार पे, और बनते इन्हीं लोगों के हैं। मतलब सारे प्रोड्यूसर, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता, इन सबको उनकी संख्या के आधार पर, या उनके भार के आधार पर, या उनकी ऊर्जा के आधार पर एक ग्राफ के रूप में जब प्रेजेंट किया जाए तो उसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, जिसने ये सबसे पहले बनाया था, उनका नाम है चार्ल्स अल्टन। पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए अच्छा रहता है हमें पता होना कि बैकग्राउंड क्या है। तो चार्ल्स अल्टन वो थे जिन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के जो ट्रॉफिक लेवल हैं उनको संख्या, भार और ऊर्जा के आधार पर एक ग्राफ के रूप में निरूपित किया, और उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम के पिरामिड। ये तीन टाइप के होते हैं। अब पहला टाइप देखते हैं, संख्या का पिरामिड। ये क्या होता है। नंबर 1, संख्या का पिरामिड। नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जितने भी पोषण स्तर हैं, पोषक स्तर जो भी हैं, उनमें जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं उनकी संख्या के अकॉर्डिंग उन सबको सेट करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थल इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिक तंत्र। पहले तो घास स्थल इकोसिस्टम क्या होता है। जनरली हम जो भी मैदान बाहर देखते हैं या जंगल देखते हैं वही घास स्थल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। कहने का मतलब जिसमें घास से शुरू होता है, घास को खाएंगे शाकाहारी, शाकाहारियों को खाएंगे मांसाहारी, वो इकोसिस्टम होता है घास स्थल इकोसिस्टम। अब इसमें अगर संख्या के अकॉर्डिंग इन सबको जमाया जाए, और जमाने वाले लोग कौन कौन है, किन किन को जमाना है, वो हैं उत्पादक, फिर हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो यही चार चीजें हैं, चार पोषण स्तर हैं जिनको बार बार सेट करना है। कभी संख्या के आधार पर, कभी भार के आधार पर, कभी ऊर्जा के आधार पर, कभी घास स्थल इकोसिस्टम में, कभी जलीय इकोसिस्टम में, और कभी किसी वृक्ष के इकोसिस्टम में। तो यही इनके सेट बनते हैं, और उसी आधार पर ये निर्धारित होगा वो सीधा बनेगा या उल्टा। अब इसमें एक समझने वाली बात है,
जो भी पैरामीटर दिया गया है, जैसे संख्या का पिरामिड, संख्या का बनाना है और किस में बनाना है, घास स्थल में, घास स्थल में, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या और इन्हीं लोगों की संख्या। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज़ है, उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे जैसे घास, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी, और शीर्षस्थ उपभोक्ता इन दोनों को खाने वाले। तो एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में, मान लीजिए ये एक मैदान, एक जंगल है, ये घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब संख्या के पिरामिड पे इसको हम जमा रहे हैं, तो इस घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, यही घास के पौधों की गिना जाए अगर, ये मान लेते हैं घास के पौधे हैं, एक एक पौधे को अगर हम गिने तो इन चारों में से सबसे ज्यादा संख्या होगी उत्पादकों की, घास के पौधों की। उसके बाद संख्या होगी इनको खाने वाले शाकाहारियों की, घास पे जो निर्भर हैं ऐसे जंतु, उनकी संख्या इनसे ज़्यादा होगी, इनसे कम होगी, सबसे ज़्यादा इनकी होगी, इनसे कम इनकी होगी। और इनको जो खाने वाले हैं ये हो गए जैसे हिरण, खरगोश, गाय, जेबरा, घोड़ा, जंगल में जो मिल रहे हैं वो। इनको जो खाने वाले हैं उनकी संख्या इनसे कम होगी, जैसे जंगली कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी। और इनको जो खाने वाले हैं शीर्षस्थ, उनकी संख्या सबसे कम होगी, जैसे शेर, बाघ, पैंथर। तो यही होता है घास स्थल में या किसी जंगल में, ग्रासलैंड में इकोसिस्टम का नंबर का इकोसिस्टम, मतलब संख्या का पिरामिड। क्या बनाइए कि सबसे ज़्यादा संख्या होती है घास स्थल में उत्पादकों की। तो इसलिए जब हम पिरामिड बनाएंगे, ये मान लीजिए हम पिरामिड बना रहे हैं, पिरामिड में ऐसे ऐसे हमने स्टेप डिवाइड कर दिए, तो ये नीचे वाला स्टेप, ये सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल हमें दिख ही रहा है, तो इसमें उसे रखा जाएगा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ किसकी है, उत्पादकों की। तो यहाँ हो गए उत्पादक, किसमें, घास स्थल में। इससे अगले लेवल पे यही आएंगे सेम, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो इस तरह का पिरामिड बनेगा घास स्थल में, संख्या का पिरामिड। ये संख्या क्या हो गया, सीधा सिंपल सा पिरामिड है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सिंपल सा कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो ये सीधा ही होता है, और ज़्यादातर संख्या के पिरामिड सीधे ही होते हैं, कुछ केस में उल्टे होते हैं, और क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो अपवाद होता है कई बार। अब देखते हैं उल्टा कौन सा बनेगा, संख्या के पिरामिड में उल्टा पिरामिड कौन सा बनेगा। अब आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि उत्पादक, उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता की तरफ जाते हुए ऐसा कौन सा पिरामिड हो सकता है जो उल्टा बनेगा। तो मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, वृक्ष, एक पेड़, कोई एक बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। हम लेते हैं एक वृक्ष का पिरामिड, एक कोई वृक्ष है और उस पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ही एक पारिस्थितिक तंत्र मान के उसका हम संख्या का पिरामिड बनाने वाले हैं। तब देखते हैं उसमें क्या होगा। अब वृक्ष की संख्या कितनी है, एक ही वृक्ष का बना रहे हैं। अब उस वृक्ष पर रहने वाले बहुत सारे पक्षी हैं, तो दूसरे जो उसका अगला पोषण स्तर हो गया वो पक्षी, तो उन पक्षियों की संख्या वृक्ष से ज़्यादा होगी। एक वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी रह सकते हैं, और उन पक्षियों के ऊपर हर एक पक्षी पे मान लीजिए 8-10 परजीवी चिपके हुए हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही उनकी संख्या जब गिनी जाएगी तो उन पक्षियों पे रहने वाले परजीवियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये वृक्ष है, ये वृक्ष, ये सबसे नीचे, इस पे रहने वाले पक्षी हैं। तो वृक्ष एक है और इस पे रहने वाले मान लेते हैं 10 पक्षी हैं, उनके घोंसले यहाँ बने हुए हैं, और हर पक्षी के शरीर पे 10 परजीवी चिपके हुए हैं। तो ऊपर परजीवी कुल कितने हो गए, 100। यही टोटल संख्या हुई। एक वृक्ष पर मान लेते हैं 10 पक्षी हैं और हर पक्षी के ऊपर 10 परजीवी हैं, तो कुल 100 परजीवी चिपके हुए हैं। तो ये वृक्ष का कैसा बनेगा पिरामिड, नीचे की तरफ सकड़ा है, ऊपर की तरफ संख्या ज़्यादा है, इस तरह का। ये इसलिए इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड। वृक्ष का पिरामिड, संख्या का पिरामिड वृक्ष का जो होगा वो उल्टा बनेगा। यहाँ उत्पादकों की संख्या, वृक्ष क्या है, उत्पादक, तो उत्पादकों की संख्या कम है, फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या इनसे ज़्यादा है, और यहाँ इनकी परजीवियों की संख्या सबसे ज़्यादा है द्वितीयक उपभोक्ताओं की। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्ष का जो इकोसिस्टम होगा, संख्या का पिरामिड उसका कैसा बनेगा, तो ये बनेगा उल्टा। इनमें याद रखने को कुछ नहीं है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए
उसी तरह आप ऑन द स्पॉट थोड़ा सोचें चीज़ें, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो एक घास स्थल हो गया, घास के सारे पौधे गिनो, और एक वृक्ष का पूछा है तो वृक्ष एक ही है उत्पादक, उस पर रहने वाले पक्षी उससे ज़्यादा हैं, परजीवी और उनसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये उल्टा बनेगा। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीचे हमेशा उत्पादक ही होंगे और ऊपर हमेशा उपभोक्ता होंगे। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते कि परजीवियों की संख्या ज़्यादा है तो चलो वापस परजीवी से शुरू करते हैं, फिर पक्षी और फिर वृक्ष, ऐसा ही नहीं बनाना है। ये पिरामिड उल्टा बनेगा इस तरह का। तो ये हो गया संख्या का पिरामिड। अब दूसरा पिरामिड देखते हैं, वो है जैव भार का, बायोमास जिसे कहते हैं। समझने के लिए सिंपल समझें तो जैव भार की बजाय हम केवल भार समझें तो जल्दी से समझ में आएगा। जैव भार, बायोमास मतलब किसी भी सजीव का जो वेट है, वेट के अकॉर्डिंग एक पिरामिड बनाया जाए तो किस तरह के पिरामिड बनेंगे, और जिनके बनाने हैं वो वही जीव हैं। कौन कौन से? वही उत्पादक, फिर वही प्राइमरी उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी, फिर शीर्षस्थ टॉप कंज्यूमर, इन्हीं को बनाना है। अब भार के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ भी वही लेते हैं, घास स्थल। किसी भी घास स्थल इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में कैसा बनेगा? भार का पिरामिड। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए, कोई भी घास स्थल इकोसिस्टम में, उसमें उत्पादक जो हैं, मतलब पूरी घास और हरे पौधे, उन सब का टोटल मास, टोटल वेट हम काउंट करें, मेजर करें तो कितना होगा वो देखें। फिर उनको जो खाने वाले शाकाहारी हैं उन सब का वेट देखें, वो कितना होगा। फिर उनको खाने वाले जो अगले हैं उपभोक्ता, उन सब का वेट देखें तो कितना होगा। और फिर जो टॉप कंज्यूमर है उनका वेट देखें तो कितना होगा। और फिर उनको एक पिरामिड का ग्राफ बना दें तो कैसा बनेगा। यही क्वेश्चन है। जैसे एक घास स्थल में सभी पेड़ पौधे और घास, उन सब का अगर हम वजन निकालें तो सबसे ज़्यादा वजन उनका ही आएगा। फिर इनको खाने वाले जो शाकाहारी हैं उनका वजन इनसे कम आएगा। फिर इनको खाने वाले जो मांसाहारी हैं उनका वजन इनसे भी कम आएगा, उन सब का टोटल मिला के। और जो सबसे ऊपर हैं जैसे शेर, बाघ, चीता वगैरह, उन सब का वजन निकालें तो इन सब में सबसे कम आएगा। यहाँ अब ये काउंट नहीं करना है कि एक टॉप कंज्यूमर का वजन और एक घास का वजन, पौधे का वजन नहीं। यहाँ उस एरिया में रहने वाले सारे उत्पादकों का वजन और उस एरिया में रहने वाले सारे टॉप कंज्यूमर का वजन, उस हिसाब से काउंट करना है। ये मान लीजिए एक घास स्थल पिरामिड है, कोई एक जंगल है, ये मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 100 स्क्वायर किलोमीटर में। तो इस पूरे एरिया में जितने उत्पादक हैं उन सब का वजन, फिर जितने प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनका वजन, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका वजन, और फिर टॉप कंज्यूमर जो हैं उन सब का वजन, ऐसे काउंट करना है। यहाँ इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि घास का एक पौधा है तो उसका वजन तो बहुत कम है और एक शेर है उसका वजन सबसे ज़्यादा है, इस तरह से नहीं। टोटल पॉपुलेशन का वेट काउंट करना है। तो उस तरह से काउंट करेंगे तो उत्पादकों का वजन सबसे ज़्यादा आएगा, तो ये नीचे उत्पादक होंगे। इनसे ऊपर वही प्राइमरी कंज्यूमर, इनसे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, और इनसे ऊपर ये टॉप कंज्यूमर। और ये किसका पिरामिड हुआ? बायोमास का। कौन से इकोसिस्टम में? ग्रासलैंड में, घास स्थल इकोसिस्टम में। तो कैसा बना घास स्थल इकोसिस्टम में? बायोमास का पिरामिड सीधा बना। इसी में दूसरा है, ये तो घास स्थल हो गया बायोमास का। अब कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र लेते हैं। जलीय का मतलब यहाँ है कोई महासागर, कोई ओशियन है, कोई महासागर लेते हैं। अब किसी महासागर में बायोमास का पिरामिड कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमें किन किन जीवों को काउंट करना है ये बनाने के लिए। तो काउंट तो यही होंगे, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब हमें ये नहीं पता चलता कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक कौन है और शीर्षस्थ कौन है। तो ये हमें एक बार समझना पड़ेगा कि जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जल के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे पादप, पादप प्लवक जिन्हें हम कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक। ये फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक होते हैं।
और इनको जो खाते हैं वो होते हैं जंतु प्लवक। प्लवक क्या होते हैं? जो ऐसे ही फ्री तैरते रहते हैं ऊपर, जल के साथ ही तैरते रहते हैं अपने आप ही। तो इनको खाने वाले होंगे जंतु प्लवक या जूप्लैंक्टन। और उनको खाने वाले यहाँ जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो होंगी छोटी छोटी मछलियाँ। और उन छोटी मछलियों को खाने वाले जो यहाँ टॉप कंज्यूमर होंगे वो होंगी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क, वेल टाइप, वेल नहीं आएगी, शार्क वगैरह और जो भी होंगे वो सब आएंगे टॉप कंज्यूमर में। कुछ वेल शाकाहारी होती हैं, कुछ मांसाहारी होती हैं, इसलिए मैंने वेल नहीं बोला। शार्क ज़्यादातर मांस ही खाती हैं। तो इस हिसाब से ये इसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में इस तरह का सेट बनेगा कि यहाँ उत्पादक होंगे फाइटोप्लैंक्टन, फिर उनको खाने वाले होंगे जूप्लैंक्टन, उनको खाने वाले होंगी छोटी मछलियाँ, और उनको खाने वाले होंगी बड़ी मछलियाँ। अब इनका अगर हम जब जैव भार का पिरामिड बनाएंगे इसमें, तो कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा? ये घास स्थल में तो सीधा बना था, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ये बनेगा उल्टा। क्यों? क्योंकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम वजन होगा इन तैरने वाले पौधों का, जो जल की सतह पर ऐसे ही तैरते रहते हैं। उन सबको अगर हम कलेक्ट भी कर उनका जो वेट निकालें तब भी इनका वजन सबसे कम आएगा। इनके ऊपर जो तैरने वाले जंतु होते हैं, तैरते रहते हैं, जो इनको खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, उनका वजन होगा इन सबसे ज़्यादा। और इनको खाने वाले जो छोटी मछलियाँ हैं उन सब का वजन मिला के इनसे ज़्यादा होगा। और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उन सब का वजन एक महासागर में मिला लिया जाए तो उनका वजन होगा सबसे ज़्यादा। इसलिए जैव भार का जो पिरामिड होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वो उल्टा बनेगा। ये पूछा जाता है। अब जैसे कौन सा उल्टा बनेगा कौन सा सीधा बनेगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें केवल जिस पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कोई एग्जाम्पल देके बस ये ध्यान रखना है कि उसमें किस तरह के जीव हैं, उसमें उत्पादक कौन है और उसमें टॉप कंज्यूमर कौन है और बीच की कड़ियाँ क्या क्या हैं। तो उनको अपने अकॉर्डिंग बस ये देखना है किसकी वजन ज़्यादा है या किसकी संख्या ज़्यादा है या किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, और वही सिंपल सा बन जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बचा ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें कुछ भी कठिन नहीं है। उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तीसरा बना ऊर्जा, ये हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज। अभी जो पहले हमने दो पढ़े उनमें से एक बार कभी उल्टा आया कभी सीधा आया, ये हमेशा सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो होगी हमेशा उत्पादकों में सबसे ज़्यादा होगी, फिर उनसे कम हो जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में, और फिर उनसे कम हो जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता में, और उनसे कम हो जाएगी टॉप कंज्यूमर में। ऊर्जा हमेशा ऐसे ही चलती है, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हुई है वहाँ वो सबसे ज़्यादा है। और ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से हुई है? उत्पादकों से, हरे पौधों से, तो उनमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। उनसे फिर थोड़ी कम हुई प्राथमिक उपभोक्ताओं में, उनसे फिर थोड़ी कम हुई द्वितीयक उपभोक्ताओं में, और उनसे फिर कम हुई टॉप कंज्यूमर में। तो ऊर्जा हमेशा ऐसे ही चलती है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, सीधा ऐसे ही बनेगा। नीचे इसमें उत्पादक होंगे और ऊपर इसमें टॉप कंज्यूमर होंगे, ऐसे ही बनेगा ये हमेशा। इसलिए इसमें ये बस यही पूछा जाता है कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। एक सेंटेंस आ जाता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है। इस तरह ये याद रखना, ये हमेशा सीधा होता है। ये ऊर्जा का पिरामिड हो गया। साथ ही एक और इसमें वाक्य पूछा जाता है, वो ये है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा चलती है, और वो दिशा कौन सी है? उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ता की तरफ। ऊर्जा का प्रवाह कभी भी चक्रीय नहीं होता, ऐसे ऊर्जा घूम के नहीं आती कि उत्पादक से शुरू हुई फिर इसमें गई फिर इसमें गई फिर इसमें गई और फिर वापस इसमें आ गई। नहीं, ऊर्जा का प्रवाह ऐसे नहीं होता, वो हमेशा यहाँ से शुरू होती है और सीधी सीधी ऊपर की तरफ जाती है, टॉप कंज्यूमर की तरफ। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऊर्जा के पिरामिड से पूछे जाते हैं। और ये जो हमने बात यहाँ पढ़ी, प्रत्येक पोषण स्तर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों में होती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में। इसी को 10% नियम के हिसाब से भी समझा जाता है। अब ये लिंडमैन ने बताया था, इसलिए इसे बोलते हैं लिंडमैन का 10% का नियम या ऊर्जा का 10% का नियम, 10% लॉ। ये क्या होता है कि हर पोषण स्तर में, जैसे उत्पादक से जब अगले स्तर में जाएंगे, उत्पादक से जब इसमें जाएंगे, इससे जब इसमें जाएंगे, तो हर अगले स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। हर स्तर में इसमें जितनी ऊर्जा थी उसकी केवल 10% यहाँ गई।
मान लेते हैं इसमें 100 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, तो 100 का और मान लेते हैं 1000 थी, तो 1000 का 10% ही यहाँ पहुँचेगा, मतलब यहाँ पहुँचेगी 100, और इसका 10% यहाँ पहुँचेगा मतलब 10, और इसका 10% यहाँ पहुँचेगा मतलब 1, तो यहाँ पहुँचेगी 1 किलो कैलोरी। अगर यहाँ 1000 थी तो यही ऊर्जा का 10% नियम है कि हर पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुँचती है, बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो ये अपने लिए ही खर्च कर देते हैं। हर जो जीव है या हर जो पोषक स्तर है वो अपनी क्रियाओं के लिए अपने जीवन चक्र में उन चीज़ों में उस ऊर्जा का 90% खत्म कर देता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचाता है। इसी को ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम या लिंडमैन का 10% लॉ इसी को कहते हैं। तो इसके साथ ही इकोसिस्टम की जो जनरल चीज़ें थी, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें थी, वो यहाँ हो जाती हैं ख़त्म। अब इस टॉपिक के इसके साथ ही इससे पहले वाले जो 2 वीडियो थे उन सब के अभी तक एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए, ऑब्जेक्टिव और रिटन एग्जाम के लिए किस तरह के क्वेश्चन आए, वो सब आप देखेंगे अगले एक वीडियो में।